नमस्कार साथियों, डी आर द क्लासेस की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साइकोलॉजी मास्टर सीरीज की अद्भुत प्रश्नोत्तरी। इसमें हम चर्चा करने वाले हैं मानव विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। साथियों, अब तक हम इस सीरीज से संबंधित 7 कक्षाएं पहले देख चुके हैं। आज हम उससे आगे के टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, मानव विकास पर। आप सभी साथी जुड़े रहे। साथियों, यहाँ पर टॉपिक वाइज आपको प्रश्न उत्तर करवाए जाएंगे साइकोलॉजी विषय के प्रत्येक इकाई की। साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था मानव विकास, उसमें हम चर्चा करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मानव विकास होता है ऑप्शन ए क्रमिक, ऑप्शन बी निरंतर, ऑप्शन सी वैयक्तिक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। एक बार सभी साथी कमेंट करें। साथियों, हम चर्चा कर चुके हैं मानव विकास के सिद्धांतों के बारे में। मानव का जो विकास होता है बिल्कुल क्रम से होता है, एक क्रम को फॉलो करता है, निरंतर रूप से होता है, जन्म पर्यंत होता है, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक होता है। व्यक्तिगत होता है अर्थात व्यक्ति के विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। तो हमारे जो तीनों ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। ठीक है, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मानव विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। ऑप्शन बी है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ऑप्शन सी बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था। ऑप्शन डी बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करिए। आपको क्रम में जवानी है हमारी जो विकास की अवस्था है उनको। तो सबसे पहले जो अवस्था आती है यहाँ पर दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। तो ऑप्शन जो बी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, एक बच्चे के मूल जन्मजात स्वभाव को निरूपित करने के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? बालक जो जन्मजात रूप से जो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित जो क्रियाएं करता है उसके लिए आप क्या कहेंगे? व्यक्तित्व, प्रकृति या मिजाज, या फिर रुचि, या फिर संलग्न। एक बार सभी साथी कमेंट करें। साथियों, जो बच्चा मूलभूत जन्मजात स्वभाव जो करता है उसके लिए हम शब्द जो प्रयुक्त करेंगे वो है हमारा प्रकृति या मिजाज, अर्थात बालक का नेचर कैसा है, बालक की प्रकृति या मिजाज। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों हमारा, परिपक्वता की विशेषता है। साथियों, मैच्योरिटी जो थी हमारी, मैच्योरेशन क्या होता है? एक स्वचालित प्रक्रिया है, वृद्धि की पूर्णता है, अधिगम का आधार है, या फिर उपरोक्त सभी। आप सभी साथियों को बता दूं इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। साथियों, जो परिपक्वता है स्वचालित प्रक्रिया है, अपने आप स्वचालित होती है, वृद्धि की पूर्णता पर होती है, और अधिगम का आधार भी है। अधिगम का आधार कैसे है? मान लो जैसे एक कम उम्र के बच्चे को, जो बच्चा परिपक्व नहीं हुआ है उसको अगर हम चलना सिखाए तो वो चल नहीं पाएगा। तो परिपक्वता अधिगम का आधार भी है। ठीक है मित्रों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, परिपक्वता जिसका दूसरा नाम है। ऑप्शन ए क्षमता का विकास, ऑप्शन बी बढ़ती आयु, ऑप्शन सी शारीरिक विकास, ऑप्शन डी अधिगम पूरा होना। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, परिपक्वता का जो दूसरा नाम क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्षमता का विकास हो जाना, अर्थात हमारे अंदर परिपक्वता का जाना किसी भी कार्य को लेकर। ठीक है, मैच्योरिटी, परिपक्व होना। यहाँ पर शारीरिक विकास जो है निरंतर रूप से चलता रहता है। परिपक्वता जो है साथियों एक निश्चित आयु पर रुक जाती है। साथियों, शारीरिक वृद्धि अलग होती है और शारीरिक विकास अलग होता है। आप सभी साथी ध्यान रखें। आप सभी आप देख सकते हैं अभिवृद्धि विकास वाले में शारीरिक वृद्धि और शारीरिक विकास में क्या अंतर है, मैंने समझाया हुआ है वहाँ हमारी कक्षा में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। तत्परता का नियम अधिगम से पूर्व डैश की आवश्यकताओं पर प्रकाश डालता है। हमारा जो तत्परता का नियम है थॉर्नडाइक का, वो क्या कहता है? किसके ऊपर, किसकी आवश्यकता पर प्रभाव डालता है? अनुभव, पुनर्बलन, अभ्यास, परिपक्वता। एक बार सभी साथी कमेंट करें। साथियों, जो तत्परता का नियम है, बालक तत्पर कब होता है? जब पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है साथियों, तत्परता का जो नियम है अधिगम से पहले परिपक्वता की आवश्यकता पर प्रभाव डालता है। बालक जब तक परिपक्व नहीं होगा तब तक किसी भी चीज को सीखने के लिए तत्पर नहीं होगा। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है साथियों हमारा, प्रश्न वही है, बस प्रश्न की लैंग्वेज घुमा दी गई है। आप सभी साथी देखिए, परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है क्योंकि यह प्रभाव डालता है प्रेरक कौशल, तत्परता, संज्ञानात्मक क्षमताओं दोनों, मोटर और संज्ञानात्मक कौशल। अभी हमने तत्परता का नियम पढ़ा था मित्रों, उसमें क्या कही गई थी? परिपक्वता। तो इसका जो राइट आंसर है परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है, क्योंकि वह परिपक्वता क्या करती है? व्यक्ति को तत्पर बनाती है। यदि बालक परिपक्व होगा तो सीखने के लिए तत्पर होगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर बी। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है?
कौन सी विशेषता है जो परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? परिपक्वता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए है हमारा यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी यह अभ्यास पर निर्भर करती है। ऑप्शन सी यह प्रेरकों पर निर्भर करती है। ऑप्शन डी यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है मित्रों। ठीक है, चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, डैश को परिपक्वता कहा जाता है। हम परिपक्वता किसे कहते हैं? पारिवारिक हस्तक्षेप, परिवार जो हस्तक्षेप करता है उसको, सांस्कृतिक प्रभाव के कारण एक परिवर्तन, हमारी संस्कृति के जो प्रभाव है उसके कारण आपके अंदर कोई परिवर्तन आता है तो उसको, प्राकृतिक जैविक विकास, जो प्रकृति के रूप से आपका जो शारीरिक विकास होता है, पर्यावरणीय दबावों के कारण परिवर्तन। साथ ही इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक जैविक विकास, प्राकृतिक तरह से आपके शरीर का लंबाई चौड़ाई बढ़ना वगैरह। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यह एक विकास की दशा में समापन होने वाली अवस्था एवं प्रक्रिया है। विकास की दशा में समापन होने वाली अवस्था और प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए उन्नति, ऑप्शन बी परिपक्वता, ऑप्शन सी अवस्था, ऑप्शन डी मूल्यांकन या परिणाम। एक बार सभी साथी कमेंट करें। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, परिपक्वता। ठीक है साथियों, चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, गुणसूत्र की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए लैंगिक पूर्वाग्रह है, ऑप्शन बी जीन, ऑप्शन सी वातावरण, ऑप्शन डी वंशानुक्रम। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी साथी इस समय वीडियो देख रहे हैं। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीन। साथियों मैंने आपको जब आनुवंशिक और वंशानुक्रम और वातावरण पढ़ाया था तब इसके बारे में चर्चा की थी। मानव के अंदर 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, उनमें से पुरुष में क्या होते हैं? 23वां जो जोड़ा होता है गुणसूत्र का वो असमान होता है, अलग होता है, और स्त्री में समान होता है। जब गुणसूत्र होते हैं उन गुणसूत्रों के अंदर क्या पाया जाता है? जीन्स पाए जाते हैं, और जीन्स ही क्या कहलाते हैं? हमारे वंशानुक्रम के निर्धारक कहलाते हैं। इन जीन्स के माध्यम से ही हमारे माता पिता के जो गुण हैं हमारे अंदर संचरित होते हैं। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यह एक विकास की दशा में समापन होने वाली अवस्था एवं प्रक्रिया है। साथियों हम पढ़ चुके हैं, ये प्रश्न फिर से रिपीट हो गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परिपक्वता। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है साथियों हमारा, ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है। जो उत्तेजना होती है वो किसका भाग है? शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का, संवेगात्मक विकास का, मानसिक विकास का। एक बार सभी साथी कमेंट करें। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संवेगात्मक विकास का। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों हमारा, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है? साथियों प्रोग्रेसिव जो एजुकेशन है उसमें जो बच्चे होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं? आप सभी साथियों को बता दूं, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को एक्टिव रखा गया है, अर्थात चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग की बात की जाती है यहाँ पर, बाल केंद्रित शिक्षा की। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? एक बार कमेंट करके मुझे बताएं। ऑप्शन ए है हमारा खाली स्लेटों के रूप में, ऑप्शन बी सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, ऑप्शन सी छोटे वयस्कों के रूप में, ऑप्शन डी निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। चलते हैं साथियों अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बाल विकास की समकालीन विधि में एक आयु के बच्चे का अलग अलग समय पर अध्ययन, एक साथ एक समय में अलग अलग आयु के बच्चों का अध्ययन, ऑप्शन सी प्रतिदिन बच्चे द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक व्यवहार का सूक्ष्म अध्ययन, ऑप्शन डी कार्य कारण संबंधों का अध्ययन। एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएं। साथी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक साथ एक समय में। आप सभी प्रश्न से भी पता लगा सकते हैं समकालीन विधि। समकालीन का मतलब है समान काल में, समान समय में, एक समय में अलग अलग आयु के बच्चों का अध्ययन। यदि आपसे दीर्घकालीन विधि में पूछ ली जाए तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है, एक आयु के बच्चे का अलग अलग समय पर अध्ययन। और जो हमारी क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि है मित्रों, वो क्या कहती है कि प्रतिदिन बच्चे द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक व्यवहार का सूक्ष्म अध्ययन होता है। ठीक है साथियों, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्लाइफेल्टर संलक्षण है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। एक्स एक्स वाई की असामान्यता, एक्स वाई वाई की असामान्यता, एक्स ओ की असामान्यता, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक्स एक्स वाई की असामान्यता। क्या होती है ये? क्या होता है इसके अंदर? साथियों क्या होता है, व्यक्ति दिखने में तो पुरुष जैसा लगता है, लेकिन क्या होता है वह अप्रदायी होता है, प्रजनन करने में असमर्थ होता है, अर्थात हम कहें नपुंसक होता है वो। और ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? एक्स एक्स वाई की असमान्यता, क्लाइफेल्टर संलक्षण कहते हैं। आप सभी साथी ध्यान रखें। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान माता पिता ही नहीं बल्कि बालक के
सभी पूर्वज घटते हुए प्रभाव के आधार पर कुछ न कुछ योगदान जरूर देते हैं। ऐसा वंशानुक्रम के कौन से नियम के तहत होता है? ऑप्शन ए प्रत्यागमन का नियम, ऑप्शन बी वर्ण संकरता का नियम, ऑप्शन सी जीव सांख्यिकी का नियम, ऑप्शन डी बीज कोष की निरंतरता का नियम। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करिए। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जीव सांख्यिकी का नियम। साथियों गाल्टन का जो बायोमेट्री सिद्धांत था, ये जो सांख्यिकी का सिद्धांत दिया था वो गाल्टन ने दिया था। इसको गाल्टन का बायोमेट्रिक सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अनुसार वर्तमान माता पिता ही नहीं बल्कि जो बालक के जितने भी पूर्वज होते हैं, दादा दादी, नाना नानी, ये सब क्या करते हैं? बालक को घटते हुए आधार पर कुछ न कुछ योगदान जरूर देते हैं। उन्होंने कहा है माता पिता के द्वारा जो बालकों में गुणों का स्थानांतरण होता है, जो वंशानुक्रम होता है, वो 1/2 भाग होता है। 1/4 दोनों के द्वारा, तो कुल भाग 1/2। ऐसे ही उसके दादा दादी, नाना नानी अपना क्या करते हैं? प्रत्येक के द्वारा 1/16 भाग वंशानुक्रम का प्राप्त होता है। अर्थात दादा दादी और नाना नानी के द्वारा टोटल 1/4 भाग। और बाकी के जो इसी घटते हुए क्रम में उसके जो बढ़ते हुए पूर्वज हैं, उनका पहले के पूर्वजों का योगदान रहता है। ठीक है मित्रों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी इन सिद्धांतों को जानना चाहते हैं, प्रत्यागमन का नियम क्या है, वर्ण संकरता का नियम क्या है, बीज कोष की निरंतरता का नियम क्या है, डिटेल वाइज, तो आप हमारे वंशानुक्रम में वातावरण वाले वीडियो पर जाए प्लेलिस्ट में, वहां पर इन सब नियमों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हर लोक के अनुसार किशोरावस्था की आयु है। ऑप्शन ए 12 से 21 वर्ष, ऑप्शन बी 12 से 18 वर्ष, ऑप्शन सी 11 से 21 वर्ष, ऑप्शन डी 13 से 19 वर्ष। एक बार सभी साथी कमेंट करके मुझे बताएं हर लोग के अनुसार किशोरावस्था की आयु। साथियों मैंने विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार आपको अवस्थाएं याद कराने का प्रयास किया था एक दोहों के माध्यम से। आप सभी साथियों ने अगर हमारे विकास की अवस्थाओं की कक्षा नहीं देखी है तो कक्षाएं देखिए, आपको विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार आयु याद रखने में दिक्कत महसूस नहीं होगी। तो साथियों हर लोग के अनुसार जो हमारी आयु थी वो थी 11 से 21 वर्ष। इसके लिए मैंने आपको एक दोहा भी बताया था, 2 सप्ताह है 2 वर्ष को, समझो से सब काल, हर लोक का किशोर है 11-21 साल। तो हर लोक का किशोर कितना है मित्रों? 11 से 21 वर्ष। अगर आपसे कोल्सनिक का पूछ लिया जाता तो 12 से 21 वर्ष बताया था, और रोस महोदय ने 12 से 18 वर्ष बताया था। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सामान्यतः परिपक्वता से पहले प्रशिक्षित करना प्राय क्या होता है? अगर आप बालक परिपक्व नहीं हुआ उससे पहले उसे सिखाने का प्रयास करोगे, प्रशिक्षण कार्य करवाने का, तो क्या होगा? सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, दीर्घकालिक दृष्टिकोण से लाभकारी होता है, सभी दृष्टिकोण से हानिकारक होता है, प्रशिक्षण हेतु उपयोग में ली गई विधि पर निर्भर करते हुए लाभकारी या हानिकारक होता है। साथियों सामान्य परिपक्वता से पहले अगर हम बालक को प्रशिक्षित करने का प्रयास करेंगे तो ये क्या होगा? सभी दृष्टिकोणों से हानिकारक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, तेज प्रकाश होने पर बच्चा आंखें बंद करता है, शिशु की यह क्रिया क्या कहलाती है? रूटिंग, बेबिन्स्की, बिल्किंग, फीटल एक्टिविटीज। एक बार मुझे कमेंट करके बताएं साथियों, तेज प्रकाश होने पर बच्चा आंखें बंद करता है, इसका कारण है बिल्किंग। इसको क्या कहते हैं? बिल्किंग कहते हैं साथियों। तो फीटल एक्टिविटीज क्या होती है हमारी? साथियों फीटल जो एक्टिविटीज होती है, गर्भस्थ शिशु के हाथ पैरों में जो स्वतः क्रियाएं होती है, स्वतः जो गति होती है, वो कहलाती है हमारी फीटल एक्टिविटीज। गर्भस्थ शिशु की बात की जा रही है साथियों यहाँ पर। और रूटिंग अवस्था क्या होती है? हम क्या करते हैं, नवजात शिशु के गाल को छूते हैं, जैसे हम उसके गाल को छूते हैं वो क्या करता है? अपना मुंह खोलता है और सिर को इधर उधर घुमाता है, और इसी क्रिया को हम रूटिंग कहते हैं। आप नोट कर सकते हैं साथियों, किताबों में भी आपको देखने को मिल जाएगी, वहां से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इनको ध्यान रखें, एक बार हो सकता है ये आपसे पूछती जाए एग्जाम में। और मोरो अवस्था क्या एक और दी गई है साथियों, हमारी बेबिन्स की अवस्था। यदि हम बच्चे के पैर जो है उसका, अगर उसको तलवे को हम ठोकते हैं किसी हाथ के माध्यम से या फिर किसी के माध्यम से, तो जो उसकी पैर की जो उंगलियां वो ऊपर की ओर हो जाती है और फिर आगे की ओर मुड़ जाती है, इसे हम क्या कहते हैं? बेबिन्स की कहते हैं साथियों। तो आप सभी साथियों को समझ में आया होगा साथियों। आज का प्रैक्टिस सेट हमारा यही समाप्त होता है। आपको हमारा प्रैक्टिस सेट कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और अपने सभी साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है साथियों, आप सभी ने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए धन्यवाद, और मिलते रहेंगे अगले वीडियो में। आप सभी साथी रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी करते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और पूर्ण मनोयोग के साथ तैयारी करते रहे, क्योंकि साथियों बहुत कम समय बचा हुआ है। 25 अप्रैल को ध्यान में रखकर ही आप तैयारी करें। ठीक है।